हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 21। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 20 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 21 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करा था डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस प्रोसेस। इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को डेवलप करने का क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स थे। 8 स्टेप्स में से जो फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 5th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। फर्स्ट स्टेप हमारा था आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक वो अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशंस डिपेंड करती है हमारे टारगेट ऑडियंस पे। सेकेंड स्टेप था सेट द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई कंपनी किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है तो कोई दूसरी कंपनी किसी अदर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। तो कंपनी को सेट करना है कि उसका कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव को वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहती है। जब कंपनी ने अपना टारगेट ऑडियंस भी आइडेंटिफाई कर लिया, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया, थर्ड स्टेप हमारा था डिजाइन कम्युनिकेशन। थर्ड स्टेप पे कंपनी अपने कम्युनिकेशंस को डिजाइन करती है। डिजाइन का मतलब था व्हाट टू से, हाउ टू से, हु शुड से इट। इन 3 डिसीजंस को कंपनी लेती है। फोर्थ स्टेप, जब आपने अपनी कम्युनिकेशंस को भी डिसाइड कर लिया, डिजाइन कर लिया, फोर्थ स्टेप हमारा था सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। कंपनीज के पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं। उन कम्युनिकेशन के चैनल्स में से कंपनी को सेलेक्ट करना था कि वे किन कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएगी। अगर हम कम्युनिकेशन चैनल्स की ब्रॉडली डिवीजन करें या ब्रॉडली बात करें तो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारे पास था पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा था नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल चैनल्स में हमारे थे पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ। नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में था एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये हमारे थे नॉन पर्सनल चैनल्स में। इन चैनल्स में से कंपनी को सेलेक्ट करना है कि भी किन कम्युनिकेशन चैनल्स का वो यूज करेगी। अब आता है हमारा 5th स्टेप। 5th स्टेप हमारा था इस्टेब्लिश द टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट। अब कंपनी को अपनी कम्युनिकेशंस के लिए बजट को सेट करना है कि भी कितने फंड वो अपनी कम्युनिकेशन को अलॉट करेगी या कितना अमाउंट ऑफ फंड वो स्पेंड करेगी अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे। फिर हमने देखा कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग बजट को सेट करती है अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए। फिर बात आई कि भी ये जो बजट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए ये कैसे सेट किया जाए। तो हमारे पास टोटल 4 मेथड्स निकल के आए। 4 मेथड्स को हमने डिस्कस किया। 4 मेथड्स में से फर्स्ट हमारा था अफोर्डेबल मेथड, सेकंड हमारा था परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इन 2 मेथड्स को हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड मेथड हमारा है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड और फोर्थ मेथड हमारा है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इन 2 मेथड्स को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड हमारा है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, उनके साथ पेयर करते हैं, उनके साथ पैरिटी करते हैं। जितना उन्होंने उनके कम्युनिकेशन बजट को सेट किया है उतना ही बजट हम अपने कम्युनिकेशन के लिए सेट कर देते हैं। सम कंपनीज सेट देयर कम्युनिकेशन बजट टू अचीव शेयर ऑफ वॉइस पैरिटी विद कॉम्पिटिटर्स। ये कह रहा है कुछ कंपनीज अपने कम्युनिकेशन बजट को अपने कॉम्पिटिटर्स के जैसा ही सेट कर देती है, उनके जितना ही सेट कर देती है टू अचीव शेयर ऑफ वॉइस पैरिटी, कि उनके बीच में जो पैरिटी है वो एस्टेब्लिश हो जाए कि भी उनका भी सेम कम्युनिकेशन बजट है, हमारा भी सेम कम्युनिकेशन बजट है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। ये कह रहा है इस अप्रोच में भी प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर नो ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग कॉम्पिटिटर्स नो बेटर,
क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लॉजिकल रीजन नहीं है जिससे हम ये बिलीव कर रहे हैं कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स अच्छे से जानते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पता है, जितना उन्होंने एलोकेट किया है बजट कम्युनिकेशन के लिए वो सफिशिएंट है, वो इफिशिएंटली हमारी कम्युनिकेशन को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा देगा। तो आप किस बेसिस पे बिलीव कर सकते हैं कि भाई आपके कॉम्पिटिटर्स ने जो बजट सेट किया है वो बिल्कुल सही है? तो आपके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि वे कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा जानते हैं। कंपनी की रेपुटेशन, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, सो मच द कम्युनिकेशन बजट्स आर हार्डली अ गाइड। ये कह रहे हैं अलग अलग कंपनीज जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कंपनी की रेपुटेशन, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिव्स सारी चीजें डिफर करती हैं, आपसे अलग हैं। तो आप कम्युनिकेशन बजट के केस में कैसे मान सकते हैं कि भी जो उन्होंने सेट किया है वही आपको गाइड करेगा? तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रेपुटेशंस हैं, रिसोर्सेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी कंपनी का हो सकता है ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का हो कि वो अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करना चाहता है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भी आपके ब्रांड के एटीट्यूड को बिल्ड करना चाहते हो या कंज्यूमर का जो परचेज डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। तो आप किस बेसिस पे मान रहे हैं कि भी आपके कम्युनिकेशंस का जो बजट कॉम्पिटिटर ने सेट किया है वो बिल्कुल सही है, आप उसी को गाइड मान के अपना बजट सेट कर रहे हो? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके अलग हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के अलग हैं। तो आप कम्युनिकेशन बजट सेट करते हुए उन्हें एक गाइड नहीं मान सकते। एंड देयर इज नो एविडेंस दैट बजट बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव पैरिटी डिस्करेज कम्युनिकेशन वॉर। ये कह रहा है और यहाँ कोई ऐसा प्रूफ भी हमें आज तक नहीं मिला कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन के बजट को कॉम्पिटिटर्स जितना सेट करेंगे उनके कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के साथ पैरिटी करने के लिए सेम बजट को सेट करेंगे तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन वॉर्स नहीं होंगी। कम्युनिकेशन वॉर का मतलब है कि भी मान लो आपका कॉम्पिटिटर है, उसने 1 लाख बजट सेट किया, आपने भी उसका देख के आपको लगा कि कम्युनिकेशन के वॉर्स नहीं होंगे, उनके साथ पैरिटी करने के लिए कॉम्पिटिटर्स के साथ आपने भी अपनी कंपनी का जो कम्युनिकेशन बजट सेट किया वो 1 लाख सेट कर दिया। तो क्या आपको लगता है, आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है कि अब आपके कॉम्पिटिटर्स एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करेंगे? अब हो सकता है जब आपने उनका देख के अपना बजट 1 लाख सेट किया हो, अब हो सकता है वो उससे भी ज्यादा बजट सेट कर दे। क्या पता अब वो हो सकता है 50,000 और एलोकेट कर दे अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन को। तो इसकी वजह से जब आप बिल्कुल अपने कॉम्पिटिटर जैसा ही अपना कम्युनिकेशन का बजट सेट करते हैं तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन वॉर्स भी हो सकते हैं। आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है उससे ज़्यादा स्पेंड करने लग जाए, उसे लगे कि भी इतना हम स्पेंड कर रहे थे, इतना तो हमारा कॉम्पिटिटर भी स्पेंड करने लग गया, तो वो और एक्स्ट्रा स्पेंड करने लग जाए। तो इससे कम्युनिकेशन वॉर्स हो सकते हैं। आप ये नहीं मान सकते कि भी अगर आपने कॉम्पिटिटर जितना बजट सेट कर दिया तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन वॉर्स नहीं होंगे। ये था हमारा थर्ड मेथड। ये भी इतना हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ मेथड की अब बात करते हैं। फोर्थ मेथड हमारा है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। आप क्या करो, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करो कि भी आप किस ऑब्जेक्टिव को कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद ये देखो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या टास्क आपको करने पड़ेंगे, उन टास्क पे कितना कितना अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा। फिर उस टोटल अमाउंट पे जितने भी टास्क हैं उन पे जितना पैसा खर्च होगा उनको आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपका कम्युनिकेशन का बजट सेट हो जाएगा। तो ये हमारा एक लॉजिकल मेथड आप बोल सकते हो कि भी एक लॉजिकल मेथड है या जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकता है। द मोस्ट डिफेंसिबल अप्रोच द ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड calls upon marketer to develop communication budgets by defining specific objectives, identify the task that must be performed to achieve these objectives and estimating the cost of performing them। ये कह रहा है जो मोस्ट डिफेंसिबल, जो मतलब सारे ही जितने भी अभी तक हमने रीजन देखे हैं कि जिनकी वजह से हमारे तीनों ही जो इससे ऊपर हमने मेथड्स को पढ़ा है वो लॉजिकल नहीं है, तो उनमें से मोस्ट डिफेंसिबल मेथड ये है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इसमें क्या होता है, मार्केटर अपना कम्युनिकेशन बजट सेट करने के लिए सबसे पहले तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है कि उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है जिनको वो कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहता है। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करता है उन टास्क को जो उसे करने जरूरी है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जो उसने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करे हैं उनको अचीव करने के लिए कौन से टास्क उसको करने पड़ेंगे उनको वो आइडेंटिफाई करता है। और फिर वो क्या करता है, उन टास्क को परफॉर्म करने
करने की क्या कॉस्ट है उनको एस्टिमेट करता है और उनको टोटल कर देता है। द सम ऑफ दीज कॉस्ट इज द प्रपोज्ड कम्युनिकेशन बजट। और जो एक टास्क को मान लो उसने देखा कि भी जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए उसे 5 टास्क करने हैं, तो इन 5 टास्क पे जितना जितना अमाउंट कॉस्ट आएगी इनको परफॉर्म करने की, उनको क्या कर देगा, वो टोटल सम कर देगा और सम करने के बाद उसका प्रपोज्ड कम्युनिकेशन बजट सेट हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। अब इसको इन्होंने एक एग्जांपल की फॉर्म में दे रखा है, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज करें, एग्जांपल है, डॉक्टर पेपर स्नैपल वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेचुरल एनर्जी ड्रिंक कॉल्ड सनबर्स्ट फॉर द कैजुअल एथलीट। ये कह रहा है डॉक्टर पेपर एक ऐसी नई नेचुरल एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च करना चाहते हैं जिसका नाम है सनबर्स्ट। किसके लिए? कैजुअल एथलीट के लिए। इट्स ऑब्जेक्टिव माइट बी एज फॉलो। ये कह रहा है, सबसे पहले तो आप देखते हैं कि भी ये जो नेचुरल एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च करना चाहते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव को ये अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि उसके लिए इन्हें टास्क क्या करना पड़ेगा, फिर उस टास्क को परफॉर्म करने की क्या कॉस्ट आएगी, उनको ऐड करके ये अपना कम्युनिकेशन बजट सेट करेंगे। सबसे पहले है एस्टैब्लिश द मार्केट शेयर गोल। तो इन्होंने अपना जो बजट सेट किया वो किया एस्टैब्लिश द मार्केट शेयर गोल। ये मार्केट में अपना एक शेयर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये उनका गोल है। द कंपनी एस्टिमेट 50 million potential users and set a target of attracting 8% of the market, that is 4 million users। ये कह रहा है कंपनी, जो ये डॉक्टर स्नैपल की कंपनी है, इन्होंने एस्टिमेट किया कि भी जो पोटेंशियल यूजर्स हो सकते हैं वो 50 मिलियन है, और उस 50 मिलियन में से ये कितने को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ 8% ऑफ द मार्केट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। 8% अगर आप इसका निकालेंगे तो 4 मिलियन यूजर्स को। दूसरा, सेलेक्ट द परसेंटेज ऑफ द मार्केट दैट शुड बी रीच्ड बाय एडवर्टाइजिंग। अब ये कह रहा है चलो आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया कि भी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अब आप ये देखें कि भी आप उसके लिए क्या टास्क कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को आइडेंटिफाई किया है इन्होंने कि भी हम टास्क करेंगे। सेलेक्ट द परसेंटेज, अब आप ये सेलेक्ट करें कि भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप कितने % ऑफ मार्केट को रीच करना चाहते हैं। द एडवर्टाइजर होप्स टू रीच 80% ऑफ द मार्केट विद इट्स एडवर्टाइजिंग मैसेज। ये कह रहा है अब जो एडवर्टाइजर है वो चाहता है कि भी टोटल मार्केट का 80% वो अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू जाए। अब 50 मिलियन था, 50 मिलियन का अगर आप 80% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 40 मिलियन प्रोस्पेक्ट्स, वो अपने एडवर्टाइजिंग के मैसेज के थ्रू रीच करना चाहता है। क्लियर? अब हमने देखा टोटल जो मार्केट थी हमारी पोटेंशियल यूजर्स की वो 50 मिलियन थी, लेकिन उन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो किया है कि वो सिर्फ 8% ऑफ द मार्केट को अट्रैक्ट करना चाहता है। शेयर कितने मार्केट में एस्टैब्लिश करना चाहता है अपना, 8% ऑफ द मार्केट में, लेकिन एडवर्टाइजिंग के थ्रू कितने लोगों तक पहुंचना चाहता है, 80% ऑफ द मार्केट। 80% ऑफ मार्केट आप निकालेंगे तो 40 मिलियन लोगों तक वो पहुंचना चाहता है अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज के थ्रू। अब फिर बात आती है एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ अवेयर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स हु शुड बी परसुएडेड टू ट्राई द ब्रांड। अब ये कह रहा है जो आपके अवेयर हो गए लोग, क्योंकि आपने अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू सोचा कि मैं 80% लोगों तक, जो मार्केट का 80% है उन तक पहुंचूंगा, तो अब आपको ये एस्टिमेट करना है कि भी उन अवेयर लोगों में से कितनों को आप परसुएड करना चाहते हैं कि वो आपकी ब्रांड को ट्राई करें। द एडवर्टाइजर वुड बी प्लीज्ड इफ 25% ऑफ अवेयर प्रोस्पेक्ट्स ट्राइड सनबर्स्ट। अब ये कह रहा है अब वो चाहता है कि भी उसे खुशी होगी अगर एटलीस्ट 25% जो उसके अवेयर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उसकी ब्रांड को सनबर्स्ट को ट्राई करें। तो आप ये देखें टोटल मार्केट थी 50 मिलियन की, 50 मिलियन में से वो कितनों तक रीच अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू गया है, वो 40 मिलियन तक पहुंचा है। अब 40 मिलियन जो अवेयर हैं उन अवेयर प्रोस्पेक्ट्स में से वो कितनों को चाहता है कि भी उसके ब्रांड को ट्राई करें। इस 40 मिलियन में से वो चाहता है 25% लोग जो उसकी ब्रांड के बारे में अवेयर हैं वो उसकी ब्रांड को ट्राई करें। तो अगर हम 40 मिलियन का 25% निकालेंगे तो इसका मतलब वो चाहता है 10 मिलियन लोग उसके ब्रांड को ट्राई करेंगे। इट एस्टिमेट दैट 40% ऑफ ऑल ट्रायल्स और 4 मिलियन पीपल विल बिकम लॉयल यूजर्स। अब ये कह रहा है जो 10 मिलियन यूजर्स ने इसके ब्रांड को ट्राई किया है, क्योंकि पहले टोटल जो मार्केट थी वो तो 50 मिलियन की, 50 मिलियन में से वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कितना तक पहुंचा, 40 मिलियन तक। अब 40 मिलियन में से वो चाहता है कि वो सिर्फ उसके ब्रांड को 25% लोग जितने भी अवेयर हुए 40 मिलियन उनमें से 25% उसके ब्रांड को ट्राई करें, मतलब 10 मिलियन ने ट्राई करा है। 10 मिलियन के बाद वो चाहता है कि भी उन जितनों ने भी ट्राई करा उसका 40%
विल बिकम यूजर्स, लॉयल यूजर्स। और अब चाहता है इन 10 मिलियन में से सिर्फ 40% उसके लॉयल यूजर्स बन जाए। तो अगर आप 10 मिलियन का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 4 मिलियन। दिस इज द मार्केट शेयर गोल। और यही उसका क्या था, मार्केट शेयर गोल था। तो आपने देखा कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को ही कैसे सेट किया है। उस ऑब्जेक्टिव के लिए उसने देखा कि भी ऑब्जेक्टिव तो उसका वही था कि भी टोटल जो मार्केट थी 50 मिलियन पोटेंशियल यूजर्स थी, उसमें से सिर्फ वो 8% चाहता था। 50 मिलियन का 8% निकालेंगे तो 4 मिलियन को चाहता था। लेकिन क्या सिर्फ वो एडवर्टाइजिंग भी अपने 4 मिलियन तक करेगा? जब वो 4 मिलियन तक करेगा तो क्या सारे उसे ट्राई करेंगे? तो क्या ये अचीव हो जाएगा टारगेट, या ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा? नहीं। तो इसको अचीव करने के लिए उसने अपना टारगेट एडवर्टाइजिंग का क्या सेट किया कि भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैं 40 मिलियन तक पहुंचूंगा। उन 40 मिलियन में से मुझे ये पता है, जितने भी इनको पता तो चल गया, ये अवेयर तो हो गए, लेकिन इन 40 मिलियन में से उसे पता है 10 मिलियन ही उसकी ब्रांड को ट्राई करेंगे। और जिन्होंने ट्राई किया है 10 मिलियन के भी उसके लॉयल यूजर नहीं बनेंगे। इनमें से भी उसे पता है 4 मिलियन पीपल ही उसके लॉयल यूजर्स बनेंगे। और 4 मिलियन पीपल को ही वो चाहता था कि भी उसका मार्केट शेयर एस्टैब्लिश हो। क्लियर? अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग इंप्रेशंस पर 1% ट्रायल रेट। अब ये देखो कि भी ट्रायल रेट कितने परसेंट है, नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग इंप्रेशन कितना चाहिए 1% के ट्रायल रेट के लिए। द एडवर्टाइजर एस्टिमेट that 40 advertising impressions exposure for every 1% of the population will bring about a 25% trial rate। ये कह रहा है अब जो आपने 25% ये ट्रायल रेट देखा है कि उन्होंने ट्राई किया है, उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट किया कि 40 एडवर्टाइजिंग इंप्रेशन चाहिए 1% ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो आप देख रहे हैं कि भी 1% की पॉपुलेशन के लिए कितने इंप्रेशन चाहिए एडवर्टाइजिंग के 40। तो यहां से हमने अपने टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया कि 1% ऑफ पॉपुलेशन के लिए कितने चाहिए आपको एडवर्टाइजिंग के इंप्रेशंस, 40 एडवर्टाइजिंग इंप्रेशंस आपको चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स टू बी परचेज्ड। अब आप ये देखें कि भी 1% के लिए तो आपको 40 चाहिए, अब आपको टोटल कितने चाहिए। अब टोटल की अगर हम बात करें, अ ग्रोस रेटिंग पॉइंट इज 1 एक्सपोजर टू 1% ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। ये कह रहा है अब 1% ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक ग्रोस रेटिंग आपको पता चल गई। Because the company wants to achieve 40 exposure to 80% of the population, it will want to buy 3200 gross rating points। ये कह रहा है अब कंपनी को ये पता चल गया कि भी 1% ऑफ पॉपुलेशन के लिए 40 चाहिए, तो हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू कितने तक पहुंचना था 80% तक। तो 80% ऑफ पॉपुलेशन के लिए आपको कितने ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स चाहिए एडवर्टाइजिंग के? तो 80% पॉपुलेशन के लिए 1% के लिए कितना है 40, तो 80 के लिए कितना हो जाएगा 3200 ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स आपको एडवर्टाइजिंग के चाहिए। यहां से ये पता चल गया हमें टास्क। क्लियर कि भी टोटल टास्क ये है। कैलकुलेट द नेसेसरी एडवर्टाइजिंग बजट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग अ ग्रोस रेटिंग पॉइंट। ये कह रहा है अब एक ग्रोस रेटिंग पॉइंट को अर्न करने के लिए या उसको बाय करने के लिए आपको कितना रेट पे करना पड़ता है। अब इन्होंने कहा है कि भी आपको एवरेज इतना परसेंट पे करना पड़ता है अगर 1% ऑफ टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचना है, $3277। क्लियर? अब आपको कितने चाहिए थे ग्रोस रेटिंग पॉइंट 3200, तो आप क्या करेंगे 3200 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक ग्रोस रेटिंग पॉइंट के प्राइस से 3277 से, तो ये आ जाएगा आपका टोटल बजट इंट्रोडक्टरी ईयर में। जो आपको स्टार्टिंग के ईयर में जब आप अपनी ब्रांड एक एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च कर रहे हैं तो आपको इतना चाहिए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें सिंपल सी बात थी कि भी 50 मिलियन यूजर्स थे, 40 मिलियन यूजर्स तक वो पहुंचना चाहता था। 40 मिलियन का मतलब वो 80% लोगों तक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचना चाहता था। फिर उसने देखा कि भी उनमें से 80% में से जो अब अवेयर हुए हैं सिर्फ 25% ही ट्राई करेंगे, तो 10 मिलियन ने ट्राई करा। जो ये 80% था 40 मिलियन, इसमें से 10% ने 25% ने ट्राई किया। इन जो 25% ने ट्राई किया इसमें से 4% है या 40% जो हम कह सकते हैं वो हमारे लॉयल कस्टमर्स बने या लॉयल यूजर्स बने। अब हमें देखना है कि भी 1% ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए कितना हमें इंप्रेशन चाहिए, तो 40 इंप्रेशन हमें एडवर्टाइजिंग के चाहिए। तो 1% तक पहुंचने के लिए इतना है। 80% अगर आपको मार्केट का कवर करना है एडवर्टाइजिंग के थ्रू तो आपको कितने चाहिए, एक के लिए 40 है तो 80 × 40 करेंगे तो 3200 ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स आपको चाहिए। एक ग्रोस रेटिंग पॉइंट की एडवर्टाइजिंग की इंप्रेशन की कॉस्ट क्या है 3277।
3277 को 3200 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा एडवर्टाइजिंग बजट। द ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड हैज द एडवांटेज ऑफ रिक्वायरिंग मैनेजमेंट टू स्पेल आउट इट्स assumption about the relationship among dollar spent, exposure level, trial rates and regular uses। ये कह रहा है जब कोई भी कंपनी या मार्केटर इस मेथड को यूज करता है, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड को, तो मैनेजमेंट को ये पता चल जाता है कि भी उसका क्या रिलेशनशिप है, जितने डॉलर्स उसने स्पेंड करे हैं, एक्सपोजर लेवल कितना हुआ है। अब आप ये देखो एक्सपोजर लेवल कितना है, हमें एक्सपोजर लेवल का भी पता है कि 40 एडवर्टाइजिंग इंप्रेशन एक्सपोजर चाहिए 1% ऑफ पॉपुलेशन के लिए। आपकी टोटल पॉपुलेशन है 80%, तो 80% के लिए कितने चाहिए। ट्रायल का रेट भी उसे पता है कि कितनों ने फिर ट्राई किया होगा। अब जो 80% ये अवेयर हुए, इनमें से जो ट्रायल किया वो 25% ने क्या किया है, उसे ट्राई किया है। तो हर एक चीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैनेजमेंट को पता चल जाती है इस मेथड की हेल्प से। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद 5th पॉइंट का एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, कम्युनिकेशंस बजट ट्रेड ऑफ। कि कम्युनिकेशन का जो बजट है उसका ट्रेड ऑफ आप कैसे करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हमारा जो ये 5th स्टेप है कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे 6th, 7th और 8th, 3 स्टेप और बच जाएंगे। उसके बाद हमारा ये 17 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कोलीग्स वगैरह के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिशा चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखा, जो फिलिप कोटलर से मार्केटिंग को इस तरीके से कवर कर रहा है। मैं आपको यहाँ लाइन टू लाइन डिटेल में फिलिप कोटलर की बुक को करवा रही हूँ, जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इन रिटर्न आप सभी से बस एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि दिशा क्लासेस चैनल जो है वो ग्रो करे और आपके लिए कॉमर्स के और सब्जेक्ट्स को भी मैं इसी तरह लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग।